हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एनएफएसयू में पीएचडी एडमिशन प्रोसेस क्या है 2024-25 के लिए। एनएफएसयू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पीडीएफ रिलीज़ कर दी है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है पीएचडी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। आपको वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपको एडमिशन ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप एडमिशन ओपन पे क्लिक करोगे एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा और इस वेब पेज में 2024-25 से रिलेटेड जितनी भी एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन ब्रोशर और पीएचडी सीट मैट्रिक्स, दोनों ही पीडीएफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले देखेंगे पीएचडी एडमिशन ब्रोशर। तो इसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एनएफएसयू की साइट से आप सभी को प्रोवाइड करी गई है। क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है देखते हैं इस पीडीएफ में। ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो पीडीएफ है इट्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2024-25 इंफॉर्मेशन ब्रोशर। तो सारी इंफॉर्मेशन है। इंट्रोडक्शन में इन्होंने जनरल इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द यूनिवर्सिटी कि जो एनएफएसयू है पहले जीएफएसयू था और ये वर्ल्ड का सबसे पहला फॉरेंसिक को डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स फॉरेंसिक के ये ऑफर करती है और इसी वजह से इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ में फॉरेंसिक साइंस और अलाइड फील्ड्स में पीएचडी प्रोग्राम्स भी अब ये ऑफर कर रही है। तो आप अगर इंटरेस्टेड है पीएचडी करने के लिए एनएफएसयू से सो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स भी शेयर करे हैं रिलेटेड टू पीएचडी प्रोग्राम्स। सब चीज़ों का एक ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आप एनएफएसयू से पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो यहाँ पे एनएफएसयू क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? एनएफएसयू का ऑब्जेक्टिव है कि हाई इम्पैक्ट रिसर्च वो कर सके, फंडामेंटल नॉलेज को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऐसी कोई रिसर्च कर सके जिससे कि न्यू एज में क्राइम्स को हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके और डिटेक्ट कर सके। इनका ये एक और मेजर ऑब्जेक्टिव है कि ये इंडस्ट्री को और एकेडमिया को क्या कर सके, लिंक कर सके। जो गैप है इन दोनों के बीच में उसके बीच में एक ब्रिज बना सके। इसके अलावा इनोवेशन कर सके, इंडिजीनियस रिसर्च को बढ़ावा दे सके जिससे हमारे देश और दुनिया का फ़ायदा हो। बहुत ही ग्रेट रिसर्च माइंड्स को ये डेवलप कर सके। ये कुछ इनके पीएचडी प्रोग्राम के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम ध्यान देंगे कि क्या क्या मोड्स अवेलेबल हैं। देखो दोनों ही मोड्स अवेलेबल हैं, पीएचडी फुल टाइम रेगुलर मोड, पीएचडी थ्रू पार्ट टाइम मोड अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखो कौन पीएचडी फुल टाइम कर सकता है, कौन पीएचडी पार्ट टाइम कर सकता है। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं वो फुल टाइम पीएचडी कर सकते हैं। और आपके फुल टाइम पीएचडी करने से बेनिफिट क्या होगा कि आप डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज जैसे कि सीएसआईआर, जैसे कि आईसीएमआर, डीएसटी, डीबीटी, आईडबल्स के साथ ही साथ और क्या होगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल हैं तो वो भी आप रिसीव कर सकते हैं। लेकिन पार्ट टाइम पीएचडी में ऐसा नहीं होता। वो सारे के सारे कैंडिडेट्स जो जॉब कर रहे हैं और पीएचडी करना चाहते हैं और जिनकी कंपनी को कोई इशू नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अपने एम्प्लॉय का पीएचडी करने से, तो वो सारे के सारे कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। इसी वजह से किसी भी तरीके की फंडिंग एजेंसी से फंड्स या फिर फेलोशिप रिसीव वो नहीं कर सकते। इसके साथ और उनको क्या करना होता है, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ता है कि भाई हमारी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है हमारे पीएचडी करने से। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ उनको जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी यूनिवर्सिटी विजिट करने की और अपने रिसर्च वर्क को करने की तो वो आपको छुट्टियां भी देंगे। ठीक है, वो सारे के सारे कैंडिडेट्स परमिटेड होंगे पीएचडी स्टडीज़ पार्ट टाइम करने के, जिनके जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं वो उनको परमिट कर देते हैं कि आप एक सफिशिएंट टाइम अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं रिसर्च के लिए। ऐसा नहीं है कि आप जॉब करते रहोगे और आपकी पीएचडी होती रहेगी। आपको एक सेट अमाउंट ऑफ एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा पार्ट टाइम पीएचडी में। अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी भी छुट्टियाँ आपको चाहिए रहेंगी वो भी आपको आपकी कंपनी को देनी होंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें एसेंशियल होती है। आप अपना जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है किसी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन में कैरी आउट कर सकते हैं जो आपके आसपास हो, लेकिन अगर वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप एनएफएसयू के कैंपस में विजिट करके अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोफेशनल कैटेगरी भी होती है। अगर कोई कैंडिडेट कई सालों से जॉब कर रहा है और उसका जो एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल एरिया में 10 साल या 10 साल से ज़्यादा है, तो वो पर्सन भी पीएचडी कर सकता है या कर सकती है।
ठीक है, वो प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर में आते हैं। ठीक है, उनको भी कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी या वो भी रिसीव करने के कैपेबल नहीं होते हैं ये स्पॉन्सरशिप, स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स। बट अगर जिस भी कंपनी से वो जुड़े हुए थे 10 साल से, या जिस भी कंपनी से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस गेन करा है, अगर वो कंपनी फंड करना चाहती है तो वो ज़रूर वो रिसीव कर सकते हैं, और इनको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत भी नहीं होती। वो प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर PhD कर सकते हैं NFSU से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखो आप सारी चीज़ें खुद से पढ़ सकते हो, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझा देती हूँ। एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम करा है ऑनर्स की डिग्री से, तो जो न्यू PhD गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप 4 ईयर PhD करते हो, और अगर आपका 75% से ज़्यादा मार्क्स है तो आप डायरेक्ट PhD करने के एलिजिबल हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, 1 साल का जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, यूजुअली लॉ में आपको देखने को मिलेगा 4 साल का आपने क्या कर लिया, ग्रेजुएशन कोर्स कर लिया, और अगर 1 साल का मास्टर कोर्स किया है तो आप एलिजिबल हो। 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया है, 2 साल का मास्टर कोर्स किया है, जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं, तो भी आप PhD के लिए एलिजिबल हो। इसके लिए आपको 60% के इक्विवेलेंट या 60% से ज़्यादा मार्क्स लाना ज़रूरी है। जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ऑफ कोर्स 5% का रिलैक्सेशन अवेलेबल रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो सारे के सारे कैंडिडेट जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर की डिग्री 60% मार्क्स के साथ या उसके इक्विवेलेंट गेन करी है, और वो किसी भी तरीके की ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो भले ही करते हो, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं मास्टर डिग्री के साथ 60% मार्क्स के साथ, तो एलिजिबल हैं। वो सारे के सारे कैंडिडेट जिन्होंने MPhil करी है विद 60% ऑफ मार्क्स, वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। इसके अलावा बैचलर्स डिग्री के बाद जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, जैसे कि CA, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद आप डायरेक्टली PhD प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता देती हूँ, जब ये प्रोफेशनल डिग्रीज कोई कैंडिडेट ले लेता है, जैसे कि CA या फिर कंपनी सेक्रेटरी एक्सेट्रा, तो वो मास्टर्स के बिना ही PhD कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन ST, SC, OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें BSc या बैचलर डिग्री के बाद, सॉरी मैंने BSc बोल दिया, बैचलर डिग्री के बाद PhD प्रोग्राम में एडमिशन लिया जा सकता है। तो 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम, टोटल 8 सेमेस्टर, 75% अगर आपने मार्क्स स्कोर करा है, बहुत अच्छा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, या फिर आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन करके आते हैं, तो आप डायरेक्टली PhD एडमिशन ले सकते हैं। BTech डायरेक्टली PhD एडमिशन ले सकते हैं, मतलब बिना मास्टर्स के। BTech जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी अगर आपने 75% मार्क्स या फिर उसके इक्विवेलेंट स्कोर किया है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। 5% का अगेन यहाँ पे रिलैक्सेशन रहेगा ऑल दी रिजर्व कैंडिडेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, वो सारे के सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने मास्टर की डिग्री 60% मार्क्स के साथ या एग्रीगेट पॉइंट के साथ क्वालिफाई करी है फ्रॉम अ फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि एक्रेडिएटेड है बाय एन असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन एजेंसी विद द अप्रूवल एंड रिकॉग्निशन विद अथॉरिटीज़, चाहे वो किसी भी इम्पोर्टेंट लॉ के अंदर ऑथराइज्ड हो, होम कंट्री के अंदर या फिर अदर किसी स्पेसिफिक कंट्री को एसेस अगर वो करती है एक्रेडिएशन बॉडी, और उस स्टैंडर्ड्स को अगर वो इंस्टीट्यूट मीट करती है, तो फॉरेन जो कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल हो जाते हैं PhD करने के लिए NFSU में। एडमिशन प्रोसेस क्या है, 2 तरीके का एडमिशन प्रोसेस है, या तो आप एडमिशन टेस्ट दो या तो डायरेक्ट एडमिशन। तो टेस्ट किसको देना पड़ेगा, डायरेक्ट एडमिशन किसका होगा। सो डायरेक्ट एडमिशन वाले कैंडिडेट्स पहले देख लेते हैं। अगर आपने गेट, GPAT, सेट, नेट, JRF ऐसे कोई नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन को क्लियर किया हुआ है, क्रैक किया हुआ है, तो आपको एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ इंटरव्यू देना पड़ेगा, अपना जो रिसर्च प्रपोजल है वो बताना पड़ेगा, एंड देन यू गुड टू गो। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि कल्चरल रिलेशन फेलोशिप अवार्डनेस ICCR के अंदर क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है, जिनके पास वीज़ा पासपोर्ट है, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, उनको कोई एडमिशन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एडमिशन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब एडमिशन टेस्ट इनको देना पड़ेगा जिन्होंने कोई प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर नहीं किया है, जैसे कि नेट, सेट, गेट, JRF एक्सेट्रा। सो आपका जो रिसर्च
मेथोडोलॉजी है 50% एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, 50% डोमेन स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉरेंसिक साइंस से एग्जाम दे रही हूँ, मुझे फॉरेंसिक साइंस से पीएचडी करनी है, तो मुझे 50% एमसीक्यूज पूछे जाएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी आरएम से, 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉरेंसिक साइंस से, ठीक है। सो डोमेन स्पेसिफिक, अगर आप 50% जो भी आपका डोमेन होगा, जिस भी डोमेन से आप पीएचडी करना चाहते हैं, 50% क्वेश्चंस डोमेन स्पेसिफिक होंगे, 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के होंगे। अगर आप इसमें 50% स्कोर करते हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। 5% का जो मार्जिन है वो रिजर्व कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पास सारे के सारे राइट्स हैं ये बताने के लिए कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कितने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और कितनी पीएचडी सीट्स अवेलेबल है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इंटरव्यू कौन कंडक्ट करेगा? पीएचडी इवैल्यूएशन एंड एडमिशन कमेटी, जिसे पीईएसी कहा जाता है, पीईएसी कंडक्ट करेगा इंटरव्यू डोमेन स्पेसिफिक एरिया से, ताकि ये पता लगाया जा सके कि स्टूडेंट को सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज हो और क्या मोटिवेशन है रिसर्च का। तो बेसिकली आपको रिसर्च प्रपोजल अपना बताना पड़ेगा कि किस चीज़ में आप रिसर्च करना चाहते हो और जो आपकी रिसर्च है वो हमारे देश के लिए, आपके सब्जेक्ट के लिए कितना बेनिफिशियल है, क्या इम्पैक्ट वो डालेगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में रहने वाली हैं। सो दिस was all about PhD admission process 2024-25 at NFSU। अब सीट मैट्रिक्स की मैं बात करूँ तो सीट मैट्रिक्स समझना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो अलग अलग स्कूल्स के बारे में उन्होंने बता दिया है कि भाई ये स्कूल ऑफ लॉ है, ये स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, ये सारे के सारे जो डिफरेंट स्कूल्स हैं इन पर्टिकुलर कैंपसेस में हमारे इन प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डायरेक्टर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स के पास इतनी वेकेंट सीट है। तो नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स आप यहाँ से देख सकते हो। जिस भी सुपरवाइजर के अंदर आप पीएचडी करना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जिस भी कैंपस को आपको प्रेफरेंस देना है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। सो बेसिकली कौन से पर्टिकुलर डोमेन में आपको पीएचडी करनी है, किसके अंदर, किस सुपरवाइजर के अंदर पीएचडी करनी है और उनके पास कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितने कैंडिडेट्स वो क्या कर सकते हैं, फिल इन कर सकते हैं पीएचडी कराने के लिए, वो आप ये सब देख सकते हो। इस पीडीएफ में क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड मेडिको लीगल स्टडीज़, गांधीनगर का कैंपस है, दिल्ली का कैंपस है, भोपाल का कैंपस है। सारे कैंपसेस, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डायरेक्टर्स जो भी अभी वेकेंट सीट्स रखते हैं उनके अंदर आप पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। अभी जो सीट मैट्रिक्स है दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई पहले हमें दूसरा बताया था अब आप अलग बता रहे हो। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी की सारी अथॉरिटी एनएफएसयू के पास है, वो चेंज कर सकता है एंड इट इज सब्जेक्ट टू चेंज, ठीक है। यहाँ पे देखो स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक, स्कूल ऑफ बिहेवियरल फोरेंसिक, स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे डिफरेंट स्कूल्स हैं जिनमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स के पास नंबर ऑफ सीट्स एंड कैंपसेस आपको इन्फॉर्म किए गए हैं। दिस इज द सीट मैट्रिक्स। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो येस एवरीवन, दिस वाज ऑल अबाउट पीएचडी एडमिशन प्रोग्राम 2024-25 एट एनएफएसयू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी उन सभी का। एंड येस, इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स अगर वो पीएचडी करना चाह रहे हैं एनएफएसयू से। सो येस एवरीवन, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।